हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। लेकिन असली आज़ादी तभी मिलती है जब आपको आपके सपने पूरे करने की आज़ादी हो, और ये प्लेटफॉर्म देता है आपको आपके सपने पूरे करने की आज़ादी। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 20 से। सेक्शन 19 तक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वी आर कवरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन डिटेल। और जिन बच्चों ने भी ये पहला वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, उनसे मैं कहूंगी कि प्लीज पहले जाके पहले के सेशंस देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 20, कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अभी तक हमने पढ़ा है डेफिनेशंस अबाउट द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, उनके क्या पावर्स होते हैं, उनको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है और उसमें कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो चल तो रही है पर वो कब मानी जाएगी कि खत्म हो गई, यानी कब ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि अब जो है इस प्रॉब्लम का पूरा निपटारा हो चुका है। तो उसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉ में सब कुछ लिखा होता है। मैं मानती हूँ कि कॉमन सेंस है भाई, लेकिन कॉमन सेंस जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसीलिए लॉ कहता है कि जो जनरल कॉमन सेंस है उसको हम नोट डाउन कर देते हैं ताकि सब पढ़ने वाले को आसानी हो। तो ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो इससे अग्रीव्ड है, और ये जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए। मेरे लिए इसलिए क्योंकि आपका ऑफिसर बनने का सपना है, और आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको इस बार एग्जाम कंप्लीट करना है। चलिए आते हैं सेक्शन 20 पे, कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। देखिए, कोई भी प्रोसीडिंग है बेटा, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, इसका पार्ट 1 कहता है कि कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है, कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है, अगर वो कब से कमेंस होता है भाई, तो उस डेट से कमेंस होता है, उस डेट से कमेंस होता है जबकि नोटिस दिया गया है, जब भी नोटिस दिया गया है स्ट्राइक का या लॉकडाउन का। ठीक है, जैसे ही नोटिस दिया गया कि भाई अब हम क्या है कि इस घटना के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उस समय से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे ही ये नोटिस मिला, किसको भाई, किसको, एम्प्लॉयर को नहीं, कंसिलिएशन ऑफिसर को। कंसिलिएशन ऑफिसर को जैसे ही ये नोटिस मिलता है वैसे ही नाउ ही इज रेडी कि हाँ भाई अब से हमको कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, ये है कमेंसमेंट। खत्म कब हो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन कब आ जाएगा इसका। पार्ट 2 कहता है इसका कि कंक्लूजन कब आ जाएगा इसका, तो कंक्लूजन तब आएगा जब एक सेटलमेंट हो चुका है, एक एमिकेबल सेटलमेंट पे अराइव किया जा चुका है और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट किसको भेजना पड़ता है, फाइनल मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट किसके सिग्नेचर के साथ और किसको भेजना पड़ता है, ये आप मुझे बताएंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ये। ठीक है, तो कंक्लूजन कब आ जाएगा, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई सेटलमेंट हो चुका है और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को साइन किया जा चुका है। ठीक है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है, इफ नो सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तब कंक्लूड कब होगा, जब रिपोर्ट पहुंच जाएगी। रिपोर्ट पहुंच जाएगी किसके पास भाई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट पहुंचेगी कि हाँ भाई ये जो है सेटलमेंट हो चुका है और ये सेटलमेंट मतलब नहीं हुआ है और इन रीजन के कारण नहीं हुआ है, तो तब एज्यूम कर लिया जाएगा कि इस प्रोसेस का, इस कंसिलिएशन प्रोसेस का जो कंक्लूजन है वो हो चुका है। ठीक है, अगर कोर्ट की बात आ जाएगी, कब कंक्लूजन हो जाएगा, मतलब जब कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, और कोर्ट में रेफर हो चुका है। रेफर कहां हो गया है भाई, किसी कोर्ट में हो गया है या ट्राइब्यूनल में हो गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या फिर नेशनल हो, तो उस समय पे वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है इसका कमेंसमेंट कब होगा, जब से नोटिस ऑफ स्ट्राइक पहुंचा कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, और कंक्लूजन कब हो जाएगा, या तो सेटलमेंट हो गया और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हो गया, सेटलमेंट नहीं हुआ तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक रिपोर्ट पहुंच गई, या फिर कोर्ट में ये मैटर रेफर हो गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं सेक्शन 21 में, सर्टेन मैटर्स टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। देखो क्या होता है ना कि जब कोई प्रोसीडिंग चालू होती है, जैसा मैंने आपके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी कोई प्रोसीडिंग चालू होगी तो ये जो ऑफिसर्स हैं या ये जो ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, इनके पास एक सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। दे हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो ये बहुत सारी छानबीन कर सकते हैं, बहुत सारी तफ्तीशें कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो भी ये एक्सेस कर सकते हैं। पर जब ये रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को डिस्क्लोज कर देंगे। देखो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स हैं, बहुत सारे पेपर वर्क है, बहुत
और ऐसा कुछ है जो कि पब्लिक के सामने आ जाएगा तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो क्या ये इनको अलाउड है कि ये सब कुछ ऐसा कर देंगे और सामने वाले को कितना भी नुकसान हो? जब वर्कमैन का अगर इंटरेस्ट प्रिजर्व किया जा रहा है तो एम्प्लॉयर भी कोई सिर्फ इसलिए कि एम्प्लॉयर है उसको गलती पे नहीं मान लेंगे हम लोग, है ना, और उसके भी इंटरेस्ट को उतना ही प्रिजर्व करा जाएगा जितना कि वर्कमैन के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि कॉन्फिडेंशियल है और जो बाहर आना सही नहीं है उसको किया रहेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा। दैट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जब भी इंक्वायरी होगी, जब भी सारी चीजें होगी तो उस समय पे वो क्या हुआ जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा। लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंशियल रखना है कि नहीं रखना है? हाउ वुड आई नो दैट दिस डेटा इज कॉन्फिडेंशियल एंड दिस इज नॉट? क्योंकि मेरे लिए हो सकता है वो बहुत कॉमन सी डेटा हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो ज्यादा जरूरी हो। अगर किसी का कोई इसका मिसयूज कर ले तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, है ना। तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में एक एप्लीकेशन रिटन रिक्वेस्ट दी जाएगी, एक रिटन रिक्वेस्ट दी जाएगी कंसिलिएशन ऑफिसर को, स्टेटिंग ऑल द रीजंस कि भाई ये डेटा है जो कि कॉन्फिडेंशियल रखने वाला है और इसके अलावा आपको मतलब कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, पर पब्लिकली इसको अवेलेबल नहीं कराया जाए। ठीक है, तो अगर ये रिटन रिक्वेस्ट दिया जाता है तो उस कंडीशन में, और कंसेंट किसका रहेगा? कंसेंट ऑफ सेक्रेटरी, कंसेंट ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, कोई भी ट्रेड यूनियन है या फर्म है तो उसके सेक्रेटरी का कंसेंट होगा उसमें, और ये रिटन रिक्वेस्ट दी जाएगी उस कंडीशन में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्लोज हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इस प्रोसीडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में उसको हाइड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन 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 एक्सेप्शन है ना, प्रोविजो है एक, प्रोवाइडेड दैट क्या है? प्रोवाइडेड दैट क्या है? ये है कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना है जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप भला करने जाए और अपनी गर्दन कटवा के आ जाए। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी आपको यूज नहीं करना है जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी है अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी। बीएनएस में अलग है। ठीक है, 193 ऑफ आईपीसी में जो भी चीजें प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी है अगर, तो उसमें आपको कोई कटौती नहीं करनी है। क्लियर है? आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू। चलिए आते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है सेक्शन 22। सेक्शन 22 है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। prohibition of strikes and lockouts। कब स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते? क्योंकि देखो ऐसे बिना मतलब का स्ट्राइक करना भी तो नॉट गुड ना। इट्स नॉट गुड कि हम बिना मतलब का कहीं पे स्ट्राइक करें जा करके, है ना, कि बहुत सारा नुकसान होता है, कंपनी का भी होता है, वर्कमैन का भी होता है। तो कब हम स्ट्राइक कर सकते हैं, कब हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है। पहला पार्ट है कि कोई भी इंसान स्ट्राइक पे नहीं जाएगा। पहला क्या है भाई? नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा कितने दिन का? 6 वीक्स पहले देना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा भाई? 6 हफ्ते पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमको ये समस्याएं हैं, या तो हमारी समस्याओं का समाधान करिए या तो हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और कब नहीं? 14 दिन के अंदर, विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस, 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस। नोटिस देने के 14 दिन के अंदर तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। ऐसा है कि 14 दिन के अंदर अगर आपने नोटिस दिया है और 14 दिन के अंदर ही, उसके बाद भले आप नेगोशिएशन डिलिब्रेशन होता है और उसके बाद स्ट्राइक करते हैं तो समझ में आता है, पर जैसे ही आपने नोटिस दिया उसके 14 दिन के अंदर तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बिकॉज द कंपनी बहुत मास यूनिट होता है बेटा, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। तो अचानक से स्ट्राइक हो जाएगा तो चलो कंपनी मान लेते कंपनी गलती पर है, पर जो उनके साथ जिन्होंने डील करी रखी है उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए 14 दिन के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ठीक है, या फिर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के खत्म होने के 7 दिन तक, इतने दिन में भी आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रहा है, क्योंकि देखो अरे कोई गलती हुई है अगर तो उसका बैठ के समाधान निकाल सकते हैं ना। अगर वो भी चल रहा है फिर भी आप स्ट्राइक किए जा रहे हो तो फिर ये तो आपकी बदमाशी है, और लॉ कभी भी ऐसे इलीगल एक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया स्ट्राइक के लिए। अब दूसरा है लॉकआउट। लॉकआउट नहीं कर सकते, किस कंडीशन में नहीं कर सकते? तो सेम कंडीशन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस टर्म अलग अलग है। क्या है भाई? पहला 6 वीक का नोटिस, 14 दिन, और पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, पेंडेंसी ऑफ
कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो इन 3 कंडीशन में आप जो है वो लॉकआउट नहीं कर सकते, उसके अलावा फिर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसका पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है कि जैसे ही एम्प्लॉयर को पता चलता है कि कोई स्ट्राइक होने वाली है, कुछ भी होने वाला है, तो वो तुरंत क्या करेंगे? इंटीमेट करेंगे। किसको? इंटीमेट टू द ऑफिसर, अथॉरिटी को तुरंत बताएंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को तुरंत बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है स्ट्राइक, और किस जगह पे हो रहा है डिस्क्लोज करेंगे, एरिया के बारे में, कहां पर होने वाला है, किस पर्टिकुलर क्लास के लिए होने वाला है ना। ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वर्कर्स के लिए है, मैनेजर्स के लिए, कौन कर रहा है ना। सुनते हो आप स्ट्राइक में कि भाई इन लोगों ने स्ट्राइक किया, तो कौन है भाई वो लोग? तो ये सारी चीजें इनको तुरंत के तुरंत वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जैसा कहा गया है। इसका पार्ट 4 कहता है कि ये जो नोटिस है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देना है, जिस पर्सन को बताया गया है उसको देना पड़ेगा। जैसा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बता रही है कि भाई इस, ऐसा ना गवर्नमेंट मतलब ऐसा थोड़ा सीएम साहब बैठे रहेंगे कि भाई लाओ, अप्रोप्रिएट पर्सन को वहां साइन किया जाएगा, उसको देना पड़ेगा इन द एप्रोप्रिएट मैनर। जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उसके ही फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। नो अदर उपाय। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। चलिए आते हैं, ये तो हो गया बेटा स्ट्राइक का, कि मतलब हाँ भाई राइट, स्ट्राइक कर सकते हैं, पर कम से कम मांगे सही तो हो, और कम से कम प्रोसेस, पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो तो किया जाए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 डील करता है जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। भाई जनरल प्रोहिबिशन है, जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कि बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया जा सकता है ना। बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जहां पे इन प्रोविजन का बहुत अच्छे से मिसयूज किया जा सकता है। लोग ऐसे कुछ डिमांड्स को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है या फिर सही नहीं है। तो क्या क्या प्रोहिबिशन है बेटा? चलिए, तो पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि क्या क्या प्रोहिबिशन है। तो जब भी सेम है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अगर चल रही है, या फिर खत्म हो गई है उसके 7 दिन तक, 7 डेज ऑफ कंक्लूजन के 7 दिन तक, तब तक आप कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा कंडीशन क्या है कि पेंडिंग है किसी कोर्ट में, प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी कोर्ट में या किसी ट्राइब्यूनल में। ठीक है, किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, उस केस में भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। और क्या नहीं कर सकते हो कि जब आपको अवार्ड मिल गया है और वो अवार्ड इंप्लीमेंट होने वाला है, सेटलमेंट का जो पीरियड है, जो डिफाइन किया गया है ना, मान ले 2 महीने का टाइम दिया गया है, तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में ये सेटलमेंट मिलने वाला है, इसको अप्लाई करने का टाइम दिया गया, उस समय पे भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट ने आपको दे दिया ऑर्डर। अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा मतलब बहुत लोगों को इफेक्ट करता है। कोर्ट ने आज ऑर्डर दे दिया कि भाई 1 महीने में ही इंप्लीमेंट हो जाए, 1 हफ्ते में नहीं हुआ मान लेते हैं, तो क्या सब स्ट्राइक पे पहुंचे कि 1 हफ्ता हो गया कोर्ट के, इसको अभी तक हुआ नहीं है। कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया है ना, तो आप 29 दिन 29 डेज में भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है आखिरी दिन इंप्लीमेंट हो जाए, उसके बाद फिर आप कंटेम्प्ट लगा सकते हो। क्लियर है? आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 24 सेक्शन 24 क्या कहता है? इलीगल स्ट्राइक किसको कहेंगे? व्हाट इज इलीगल स्ट्राइक? तो बेटा लीगल स्ट्राइक हमने सेक्शन 22 23 में पढ़ लिया, यानी कि कुछ भी जो सेक्शन 22 और 23 में नहीं आता है, नॉट मेंशन्ड, सेक्शन 22 और 23 में नहीं आता है और इलीगली आप स्ट्राइक कर रहे हो, वो सब आता है आपका इलीगल स्ट्राइक में। ठीक है, तो इलीगल स्ट्राइक क्या अलाउड है? बिल्कुल नहीं अलाउड है। इलीगल स्ट्राइक इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 कहता है कि क्या हम पैसे दे सकते हैं, फाइनेंशियल एड दे सकते हैं इलीगल स्ट्राइक को, इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को क्या हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं? तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि जब ये आप खुद कह रहे हो कि दिस इज नॉट लीगल, क्या कह रहे हो, एक सेकेंड, दिस इज नॉट लीगल, तो जब लीगल ही नहीं है तो उसको आप कहां से एड दे दोगे, कहां से आप फाइनेंशियल वो दे दोगे? नॉट पॉसिबल। तो फाइनेंशियल एड देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा चैप्टर 5A में। चैप्टर 5A,
इसमें सेक्शन 25 है और ये सेक्शन 25 बहुत बड़ा है, मतलब कि ए से शुरू हुआ है और लगभग यू तक है मेरे हिसाब से। तो सेक्शन 25 ए से लेके सेक्शन 25 यू तक, अगर अब आप कहोगे कि मैम एक लेक्चर में तो एक ही सेक्शन पढ़ेंगे हम, मतलब पूरा 25, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये खुद में 22 सेक्शन तक है, मतलब ये खुद में 21 सेक्शन है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, हाफ मैं अभी आज कवर कराऊंगी और इसका जो हाफ पार्ट है वो मैं फिर अगले सेशन में कवर कराऊंगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन 25A से। दिस इज अ वेरी वास्ट सेक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है, एक रीडिंग तो डिजर्व करता है ये सेक्शन। चलिए 25A आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 25C एंड डी, C to E, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ 25C to 25E। इसमें कह रहा है भाई कि ये जो सेक्शन 25C से लेके सेक्शन 25E तक है, ये कहां कहां पे अप्लाई होगा, ये पहले ही सेक्शन 25A ही पहले बता दे रहा है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे C से लेके E तक, लेकिन कहां कहां पे ये अप्लाई होगा ये पहले यहां पे बता दिया जा रहा है। तो बेटा देखो कहां अप्लाई होगा। पहला कहां पे अप्लाई होगा, तो चलो ठीक है, पहले ये देखेंगे कहां पे नहीं अप्लाई होगा, डजंट अप्लाई। तो कहां पे नहीं अप्लाई होगा बेटा, जहां पे 50 से कम वर्कर हैं, लेस देन 50 वर्कर्स, लेस देन 50 वर्कर्स वर्किंग पर डे, लेस देन 50 वर्कर्स वर्किंग पर डे ऑन एन एवरेज 50, जैसे अब एवरेज कैसे निकालते हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो 50 वर्कर से कम अगर ऑन एन एवरेज वर्कर हैं तो उसमें कहां कहा जाएगा, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, जो सीजनल वर्क्स हैं बेटा, कि 1 महीने काम चलता है, 2 महीने काम चलता है, उनमें भी ये अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन सीजनल वर्कर्स को ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम सेक्शन 25C से लेकर 25E तक पढ़ने वाले हैं वो कहां अप्लाई नहीं होगा, तो 50 वर्कर से कम होंगे तो अप्लाई नहीं होगा, और दूसरा सीजनल वर्कर जितने भी हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं 25B पे। 25B क्या करता है, 25B डिफाइन करता है कंटिन्यूअस सर्विस को। किसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस सर्विस, क्योंकि ये टर्म बहुत यूज होगा कि भाई बंदा कंटिन्यूअस सर्विस में होना चाहिए। तो क्या होता है कंटिन्यूअस सर्विस, रोज काम करने आ रहे हो तो कंटिन्यूअस सर्विस। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं कि भाई ये रूल रेगुलेशन आप अगर फॉलो करते हो तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में आते हो, और अगर ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं आते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, पहला कहता है, नॉट ए बट फर्स्ट, सॉरी, पहला कहता है, पहला पार्ट कहता है इसका 25B का कि ऐसा कोई वर्कमैन, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, अनइंटरप्टेड सर्विस में है। क्या है भाई, अनइंटरप्टेड सर्विस में है, ठीक है। अब अनइंटरप्टेड सर्विस, अगर बीमार हो गए, मान लेते हैं सिक है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ये नहीं कि उसको भी इंटरप्शन बोल देंगे हम, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड सर्विस में है, सिकनेस को छोड़ दियो, अगर आप ऑथोराइज लीव को छोड़ दो, इफ यू लीव ऑथोराइज लीव्स, या फिर एक्सीडेंट, या लीगल स्ट्राइक्स, इन सब चीजों को अगर छोड़ दिया जाए और बंदा जो है वो और आलतू फालतू की छुट्टियां नहीं ले रहा है और कंटिन्यूअसली काम में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनइंटरप्टेड सर्विस, ठीक है। इसका पार्ट 1 ये कहता है। पार्ट 2 क्या कहता है, कितने दिन के लिए भाई, तो 1 ईयर के लिए, ठीक है, यानी 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, 12 मंथ्स के लिए। उसमें देखो कहीं कहीं पे 6 मंथ्स है, कहीं कहीं पे 12 मंथ्स है, तो ये 12 मंथ्स का कंडीशन बता रही हूं मैं। 12 मंथ्स के लिए बंदा काम पे है, यानी कि पिछले 1 साल से बंदा काम कर रहा है, तो भाई उसके क्या कंडीशंस होने चाहिए, तो उसने 190 डेज काम किए हों। कितने काम किए हों, 190 डेज। किस केस में, अगर माइन वर्कर है तो, 190 डेज काम किए होने चाहिए, और अगर माइन वर्कर नहीं है तो 240 डेज काम करना चाहिए। अगर माइन वर्कर है, क्योंकि उनका थोड़ा काम रिस्की होता है, थोड़ा सा लिबर्टी दिया गया है, अगर माइन वर्कर है तो 190 डेज, और अगर माइन वर्कर नहीं है तो 240 डेज का उसका पूरा काम होना चाहिए। और इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, एक सेकंड, बोले इसमें इतने सारे पार्ट्स है ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसोलिडेट। चलिए सेक्शन बी क्या कहता है, इसका पार्ट 2 क्या कहता है, अगर 6 मंथ्स कैलकुलेट हो रहा है, कुछ कंडीशन में 6 मंथ्स कैलकुलेट होता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो जहां 12 मंथ्स काउंट हो रहे हैं वहां पे 190 डेज होने चाहिए माइन के केस में, और ऐसे 240 डेज, ठीक है। और अगर 6 मंथ्स हैं, अगर 6 मंथ्स काउंट हो रहे हैं तो कितने होने चाहिए, तो माइंस में 95 डेज होने चाहिए। माइंस में कितने होने चाहिए, 95 डेज होने चाहिए, और जस्ट आधा हो जाएगा 240 का 120 डेज होने चाहिए अदर्स केस में, ठीक है। चलिए
आते हैं अगले पार्ट पे, इसका ही प्रोवाइडेड दैट है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब कौन कौन से डेज इंक्लूड होंगे भाई, कौन कौन से डेज इंक्लूड होंगे इस 190 में, इस 190 और 240 डेज में कौन कौन से डेज इंक्लूड होंगे, तो चलिए देखते हैं। जो लीव वाले दिन है, ठीक है, लीव में है जो आपके पेड लीव्स होते हैं वो काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाता है, कोई टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाता है, उसके कारण से अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो वो भी इसमें काउंट होगा, ठीक है। और अगर फीमेल है तो मैटरनिटी लीव है, ठीक है, मैटरनिटी लीव है। कितनी होती है मैटरनिटी लीव, लेट मी नो। आप मुझे बताएंगे कि मैटरनिटी लीव कितनी होती है, क्योंकि हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसके अमेंडमेंट में जो चेंजेस है वो भी पढ़ा है ना, कि जो चेंज हुआ, पहले कम था फिर ज्यादा हो गया, तो वो मुझे आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैटरनिटी लीव है, ये सब कुछ उसमें काउंट होगा, ये जो ग्रुप है इसमें काउंट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो आपके वर्क करने का दिन ही नहीं था, मतलब ये सारी चीजें पेड में आती हैं। चलिए आते हैं अब आते हैं जो आपका जहां से एग्जैक्टली ये शुरू होता है, जो 25C है यहाँ पे, तो हम अब आते हैं सेक्शन 25C में। सेक्शन 25C क्या कहता है भाई, सेक्शन 25C, राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन, लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन। चलिए क्या है भाई इसमें देखें जरा, कह रहा है कि अगर कोई वर्कमैन है, अब वर्कमैन में एक कैटेगरी होती है बेटा बदली वर्कर्स की, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब ये बदली वर्कर क्या होते हैं, तो आपने प्रॉक्सी सुना, मतलब ऐसा होता था कॉलेजेस में वगैरह कि आप नहीं जा रहे हो कॉलेज तो किसी को बोल रहे हो, नो इट्स नॉट राइट, बट आप क्या क्या अटेंडेंस लगवा रहे हैं लोग, है ना, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, पहले करते थे। तो ये जो बदली वर्कर्स हैं, ये बदली वर्कर्स ये होते हैं कि भाई मैं हूं, काम करती हूँ, ठीक है, और काम ऐसा है कि मेरे एक्सपर्टीज नॉलेज का नहीं है, मतलब कि राइट नाउ आई एम टीचिंग यू लीगल स्टडीज, लेबर लॉ पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये मेरा नॉलेज है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रही होती जिसमें मेरा नॉलेज कुछ काम नहीं करेगा या मेरा स्किल काम नहीं करेगा, बस वो एक मैनुअल वर्क है, जैसे कि मान लेते स्टेपलर लगाना, मतलब नोट्स है, नोट्स में स्टेपलर लगाने हैं, ठीक है, या फिर चीजों को अरेंज करना, कुछ को ऐसे घड़ी करके रखना, ठीक है, तो उस चीज में क्या है कि आपका कोई पर्टिकुलर स्किल काम नहीं करता है, उस कंडीशन में आते हैं बदली वर्कर्स, यानी कि आज मैं नहीं जा पाई तो मैंने किसी को मेरे बिहाफ में भेज दिया, ठीक है, दैट इज बदली वर्कर, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। बस मैं आपको एक एक्सेप्शन बता रही हूँ कि क्या ये बदली वर्कर को इंक्लूड करता है, तो नहीं, बदली वर्कर इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन, तो कोई भी ऐसा वर्कमैन जो मस्टर रोल में आता है, मस्टर रोल में मतलब जो लिस्ट निकलती है जिसमें सब वर्कर के नाम लिखे रहते हैं, तो उस लिस्ट में उसका नाम है, ठीक है, और उसने 1 साल का काम पूरा कर लिया है, 1 साल उसने जॉब वहां पे काम कर लिया है, ठीक है, तो वो अगर उसको काम से हटाया जा रहा है, कुछ समय के लिए अगर हटाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है कि जो उसको अगर कुछ समय के लिए हटाया जा रहा है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, कितना कंपनसेट किया जाएगा, तो 50% ऑफ टोटल वेज प्लस डीए और वेज का 50% तक उसको कंपनसेट किया जाएगा अगर उसको टेम्पररी हटाया जा रहा है बिना किसी रीजन से, टेम्पररी, आई एम टेलिंग टेम्पररी नॉट परमानेंट, मान लेते 2 दिन के लिए हटाया जा रहा है, ठीक है, कि 2 दिन के लिए मत आना, तो आपको कम से कम आधी सैलरी देनी पड़ेगी किन लोगों के लिए, जो कि 1 साल का काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन जो लोग 1 साल का काम पूरा नहीं कर चुके हैं, जो लोग शुरू में अभी काम शुरू किए हैं और अभी 45 डेज तक का ही काम हुआ है, कितना हुआ है, 45 डेज तक का ही काम हुआ है, उनको कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट बी पेड एनी कंपनसेशन। कौन भाई, जो अभी 45 डेज का काम किए हैं या उससे कम किए हैं, ठीक है। चलिए बदली वर्कर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप चाहते हैं सेक्शन 25D पर। सेक्शन 25D कहता है कि ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है भाई, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, एम्प्लॉयर की बहुत सारी ड्यूटीज है, इसमें से एक है ये, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि मस्टर रोल को प्रिपेयर करना। मस्टर रोल क्या होता है बेटा, लिस्ट होती है जिसमें कि सारे एम्प्लॉइज का नाम होता है जो वहां पे काम कर रहे हैं, उस दिन पे जो जो काम करेगा, कितने घंटे करेगा, कितनी छुट्टी ले रखी है, सब कुछ उसमें रहता है, ठीक है। तो सब कंपलसरी है कि मस्टर रोल को करे और एंट्री करवाएं, सारे वर्कर्स का, जो भी वर्कमैन है उनकी एंट्री कराएं, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, ठीक है। चलिए कहीं कहीं पे डिजिटल होता है, कहीं कहीं पे मैनुअल होता है। चलिए सेक्शन 25E,
अब देखिए कंपनसेशन, अभी मैंने क्या बताया आपको कि कंपनसेशन मिलेगा, राइट टू कंपनसेशन है, ठीक है। 45 डेज से कम काम किए तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, पर ऐसे मिलेगा। लेकिन कहां पे कंपनसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट इंटाइटल्ड है, नॉट इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। किस कंडीशन में कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है भाई, तो देखिए कहां कहां पे इंटाइटल्ड नहीं है कि अगर कंपनी आपको उस समय पे कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल कि आप किसी स्कूल में काम करते हैं, ठीक है। स्कूल में समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, उस समय पे आपको क्या है कि बच्चे नहीं होते, तो जो बच्चों से रिलेटेड काम है, पढ़ाना है, जो भी ऑफिस का वो काम है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस समय पे छुट्टी है और आपको जो मेंबर्स हैं, जो वहां के बोर्ड मेंबर्स हैं या जो भी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि भाई आपको ये काम नहीं करके आपको अभी रजिस्टर का काम करना है, या फिर कुछ ऐसा काम करना है जो कि ड्यूरिंग द टीचिंग कोर्स आप नहीं करते हो, बट दैट इज फेयर इनफ, आपको कोई डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना है या कुछ भी करना है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव नेचर का वर्क है। अगर आप उसके लिए भी डिनाई कर रहे हो कि भाई हम ऑल्टरनेटिव काम भी नहीं करेंगे और वो काम अभी है ही नहीं जो हम कर रहे थे, तो उस केस में भी हमको पेमेंट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और उस सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया, तो उस केस में ही विल नॉट बी गेटिंग दैट कॉम्पनसेशन, ठीक है। और क्या है, अगर प्रेजेंट नहीं है, जिस टाइम में बोला गया है उस टाइम में प्रेजेंट नहीं है, नॉट, ठीक है। और अगर लेइंग ऑफ क्यों हो रहा है, अगर जो है मान लेते हैं कि एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें दो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, मतलब एक पेरेंट कंपनी है और उसकी दो यूनिट्स हैं। एक यूनिट है जो कि फॉर एग्जाम्पल एक है जो कि शूज बनाता है और एक है जो पॉलिश लगाते हैं, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, उसको शाइन करवाते हैं। अब क्या है कि वर्कर्स ने ही क्या करा है कि स्ट्राइक कर दिया है कि हम जूते नहीं बनाएंगे। अब जूते नहीं बनाएंगे तो पॉलिश कैसे लगेगी। तो अगर ऐसा है कि ये जो लेइंग ऑफ हुआ है ये स्ट्राइक के कारण हुआ है, आप ही के यूनिट में स्ट्राइक के कारण हुआ है या स्लो डाउन के कारण हुआ है, और उस केस में आपको कुछ दिन के लिए ले ऑफ किया जा रहा है, तो उस केस में भी कंपनसेशन नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर बताया है कि वर्कर्स के तो इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया ही जाता है, पर साथ साथ वर्कमैन के जो एम्प्लॉयर है उसके भी तो इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस केस में भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या होता है रिट्रेंचमेंट, पहले बताया है मैंने, दैट इज टर्मिनेशन, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट क्या, अभी तक हमने ले ऑफ पढ़ा कुछ समय के लिए, रिट्रेंचमेंट है साइड, क्या है भाई कंडीशन बोलते बोलते ना ऐसे कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, तो लाइक ऐसे बिल्कुल गला सूखने लगता है। चलिए आते हैं रिट्रेंचमेंट में। See, all these efforts are for you only and we need your support to the fullest, क्योंकि ये इनिशिएटिव बेटा जब तक आपको बेनिफिट नहीं करेगा तब तक किस काम का। मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको ही कुछ फर्क नहीं पड़ा या आप अपना टाइम नहीं देना चाह रहे हो, तो फिर क्या मतलब है ऐसे इनिशिएटिव का। तो अल्टीमेटली योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, योर इन्वॉल्वमेंट, योर एंगेजमेंट विद द लेक्चर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फायदा हो रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी टू मेक एफर्ट्स फॉर यू। चलिए आते हैं सेक्शन 25F पे, कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कि 1 साल से सर्विस में है उसको रिट्रेंच नहीं किया जाएगा अंटिल, उसको रिट्रेंच नहीं किया जाएगा अंटिल, क्या क्या कंडीशन है भाई, पहला कंडीशन है 1 मंथ का नोटिस। याद है कभी सुना है ऐसा कि अगर किसी को ऑफिस से निकालना होता है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो ये कहाँ लिखा है, ये इस रूल में लिखा है। ये अपने आप से 1 महीना नहीं आ गया कि एम्प्लॉयर को हम पे बहुत दया आ गई तो वो हमको 1 महीने का नोटिस दे रहे हैं। दिस इज रूल, क्योंकि आप कभी भी किसी को अचानक से ऐसे निकाल दोगे तो वो कहाँ जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम ना। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखा गया है और कहा गया है कि 1 महीने का जो नोटिस है वो सामने वाले को देना पड़ेगा कि भाई आपको किस रीजन से, इसमें रीजंस मेंशन करना पड़ेगा कि क्या रीजन है आपके रिट्रेंचमेंट का, ठीक है। रिट्रेंचमेंट के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो 15 दिन का एवरेज पे, 15 डेज का एवरेज पे, ठीक है। अगर ये टर्मिनेशन प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 डेज का एवरेज पे देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद नोटिस जो आप दोगे 1 मंथ का, ये जो नोटिस दोगे वो कैसे दोगे, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। नोटिस का पैटर्न जो है, कैसा नोटिस का पैटर्न होगा, दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड बाय द
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सेक्शन आते हैं, सेक्शन 25F पढ़ा, अब ये है FFA। दिस इज FFA। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो कि क्लोज हो रहा है, दैट इज गेटिंग क्लोज्ड। कोई यूनिट है जो कि क्लोज हो रहा है, अब उसके एम्प्लॉय को तो आपको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना, रिट्रेंच करना पड़ेगा उनके एम्प्लॉयज को। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो कि गवर्नमेंट बता रही है कि भाई हम हमारी कंपनी में ये नुकसान हो रहा है, ये फलना हो रहा है, और इसके लिए हम इसको बंद करने का, इसको रिट्रेंच करने, इसको खत्म करने का सोच रहे हैं, और सारे एम्प्लॉयज जो है वो कहीं और अपना मतलब जॉब वगैरह ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो ये 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट अगर उस कंपनी में 50 से कम वर्कर है, लेस देन 50 मेंबर्स है, तो फिर ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखें, स्किप इट, 50 से कम वर्कर हैं। ठीक है, और क्या है कि कोई अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क को प्रमोट करता है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, जैसे रोड बनाने का काम है, ठीक है, ब्रिज बनाने का काम है, तो उस कंडीशन में तो भाई आपका काम खत्म ही हो जाएगा ना, जैसे ही ब्रिज बन गया खत्म हो गया। तो अब उस कंडीशन में तो आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको 2 महीने का नोटिस देंगे, क्योंकि ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपको पता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो रोड बनने का है, 4 महीने, 4 साल, जितना भी समय लगता है वो सारा उतने ही टाइम तक आपका काम रहेगा। तो ये आपको जब पता होगा तो उस कंडीशन में भी आपको 60 डेज का ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका पार्ट 2 जो है वो एक थोड़ा सा प्रोविजो है, कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर कुछ एकदम सडन सा कुछ हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या है कि ये जो 60 डेज का है इसको स्किप करने का एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, कहा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो इस कंडीशन में वो इससे थोड़ा सा लिबर्टी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। क्लियर है? आई गेस ये आपको क्लियर होगा। देखें आगे कर सकते हैं कि नहीं, आगे बहुत बड़ा है। तो अब जो अगला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 25FFF एंड देन सेक्शन 25G से करके U तक है। ठीक है, कुछ कुछ बीच में पार्ट्स में बहुत सारे सेक्शन है, मतलब लगभग 25-26 आप मान लो एक ही सेक्शन में। तो ये मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। बेटा ये मुझे लगता है कि इट विल टेक 2 more लेक्चर्स टू कंप्लीट। 2 more लेक्चर्स में आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अब खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद सम अदर लेक्चर। ठीक है, वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद सोशल सिक्योरिटी एज वेल। तो आपको इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे पढ़ते जाइए। मेक श्योर यू हैव अ बेयर एक्ट। मैं बार बार बोलती हूँ, चाहे शुरू में बोलूं, चाहे अंत में बोलूं, चाहे लेक्चर के बीच में बोलूं, कि अपना बेयर एक्ट अपने पास जरूर रखिए। हैव अ प्रिंट आउट लाइक दिस, देखो, हैव अ प्रिंट आउट लाइक दिस इन योर हैंड एंड हाईलाइट इट एवरीथिंग। आप सब कुछ हाईलाइट करिए ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और आपके एग्जाम के पर्पस से वो वैल्यूएबल है कि नहीं। ठीक है, ये लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, देन विल कम अप विद प्रीवियस ईयर्स एज वेल, ताकि आपकी तैयारी दुगने जोश के साथ हो सके। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।